क्लास 10th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें कार्बनिक रसायन और इसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। ये जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है? तो ये वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वर्जीनियस। वर्जीनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक है इसका मुख्य स्रोत जो होता है वह जैव जगत है, अर्थात जीव जंतु वनस्पति जो भी मतलब इनसे ही प्राप्त किया जाता है। हम इसे कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया नहीं जा सकता है, नहीं बना सकते। और उन्होंने यह सिद्धांत दिया था जिसे हम कहते हैं क्या, जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत जो होता है वह जैव जगत है, अर्थात कृत्रिम विधियों द्वारा इसे बनाया नहीं जा सकता। अर्थात इसको प्राप्त करने का मुख्य साधन जो है जैव, मात्र एक साधन जो है जैव जगत है। तो इसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्हीं के शिष्य थे कुछ समय के बाद ओहलर, क्या नाम था, ओहलर नामक वैज्ञानिक ने वह अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे, NH4CnO, और ये घटना थी सन 1828 में। इस ईयर में उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे तो उन्होंने देखा, जब हीट किया तो हीट करने के बाद क्या यौगिक प्राप्त हुआ, NH2CO, NH2, और इसका नाम क्या है, यूरिया, और इसका नाम क्या है, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो यहाँ से देखेंगे क्या प्राप्त होता है, यूरिया प्राप्त होता है। अब आप पाएंगे ये यूरिया प्राप्त होता है और ये कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो पहली बार लैब में बनाया गया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए जो प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो वह यूरिया था। और ये कार्बनिक यौगिक को जब प्रयोगशाला में बनाया गया, जो वाइटल फोर्स थ्योरी था, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। तो ये था जैव शक्ति सिद्धांत एवं उसका अंत। एक बार और देखें, वर्जीनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका मुख्य स्रोत जो है जैव जगत है, अर्थात इनको हम कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। और उन्होंने सिद्धांत दिया था वर्जीनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिसे हम कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत कहते हैं। कौन सा, जैव शक्ति सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक का प्राप्त करने का मुख्य साधन हमारा जैव जगत है, इसे हम कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। अब इसके बाद आगे चल करके उन्हीं के शिष्य थे जिनका नाम था ओहलर नामक वैज्ञानिक ने सन 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यूरिया प्राप्त हो गया। यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो लेबोरेटरी में सबसे पहले बनाया गया। इसलिए यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए, पहला जो प्रयोगशाला में तैयार किया गया, तो वह है यूरिया। किसने बनाया, ओहलर ने सन 1828 ईस्वी में। और जब प्रयोगशाला में ये बन गया कार्बनिक यौगिक तो इससे क्लियर हो गया कि प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, और इसी के साथ जो है जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे कि वे कार्बन युक्त यौगिक है, जिसमें इसकी दो डिफिनेशन बनती है। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, तो वे कार्बन युक्त यौगिक जिसमें कार्बन की भूमिका मुख्य होती है तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे अभी आप देखें यहाँ पर आप पाएंगे यह है C2H
इसमें कार्बन का रोल मुख्य होता है। और उसके बाद CH4, इसमें भी कार्बन का भूमिका मुख्य होता है। यहाँ से आप देखें C2H6, इसमें भी कार्बन का भूमिका मुख्य होता है। तो इसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद में यहाँ से देखें, जैसे यहाँ Na2CO3 है और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम साइनाइड है, यहाँ से Na क्या है, Cn है। इसमें कार्बन तो है लेकिन इसमें भूमिका धातु की होती है, कार्बन की नहीं होती है, इसलिए हम इसे कार्बनिक यौगिक नहीं कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कहेंगे कि वे दो डिफिनेशन इसमें बनती है, वे कार्बन युक्त यौगिक जिसमें कार्बन की भूमिका मुख्य होती है। वे कार्बन युक्त यौगिक जिसमें कार्बन की भूमिका मुख्य होती है तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, कार्बनिक के यौगिक कहते हैं। लेकिन आप देखें ये जो है इसमें कार्बन तो है, यहाँ से आप देखें ये CO2 गैस भी कार्बन है, लेकिन आप पाएंगे तो कहेंगे कि वे कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन तो उपस्थित होते हैं लेकिन जिसमें अधातुओं की भूमिका मुख्य होती है, धातुओं की भूमिका मुख्य होती है, तो उससे हम कहते हैं एक कार्बनिक में नहीं आते हैं बल्कि इनऑर्गेनिक में आते, कंपाउंड्स में आते हैं। तो कार्बन होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन भूमिका अगर धातु या अधातु की है, मेटल और नॉन मेटल की है, तो उससे हम इनऑर्गेनिक में कहेंगे। और यहाँ देखें कार्बन युक्त यौगिक जिसमें कार्बन की भूमिका मुख्य होती है तो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब दूसरा देखें क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यानी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जो हाइड्रोकार्बन से बनते हैं तो उसे हम कहते हैं, क्या नाम देंगे, उसे हम कहेंगे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सपोज कर देखें यहाँ पर क्या है, C2H6 है और उसके बाद यहाँ से पहला कंपाउंड इसका देखें, अगर हम H को रिप्लेस कर देते हैं यह बन जाता C2H5Cl। अगर हम OH से रिप्लेस कर देते हैं तो C2H5 क्या बन गया, OH। यहाँ से देखें अगर हम C2H5 क्या हो गया, NaH2 हो गया। और आगे बढ़े तो ये CH3CHO हो गया और उसके बाद देखें CH3COOH हो गया। ये सभी इसी का डेरिवेटिव है। इसका मतलब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को भी क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिस शाखा में हम कार्बनिक यौगिक का जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री कहते हैं। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री कहते हैं या कार्बनिक के रसायन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। तो पहले डेफिनेशन देख लें। तो वे कार्बन युक्त यौगिक जिसमें कार्बन की भूमिका मुख्य होती है उससे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और वे यौगिक या कार्बन युक्त यौगिक जिसमें धातु एवं अधातु की भूमिका मुख्य होती है, कार्बन की भूमिका मुख्य नहीं होती है, तो उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये पहला डेफिनेशन हो गई इसकी। दूसरा ये देखेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक होती हैं उनकी संरचना क्या होती है, जटिल होती है। अणुभार क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके निम्न होते हैं। बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, निम्न होते हैं, लो होते हैं। अब इनऑर्गेनिक में देखें क्या होगा, तो इनकी संरचनाएं जो होती हैं वह सरल होती हैं। इनऑर्गेनिक की सरल होती है,
बांड स्ट्रांग होते हैं, बांड जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, इसलिए इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है। तो कहेंगे अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं, और इनकी संरचना जो होती है वो सिंपल होती है, सरल होती है। तीसरा देखें क्या होते हैं कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वह कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा बंधे होते हैं, तथा सहसंयोजी यौगिकों की क्रिया जो होती है बहुत ही क्या होती है, मंद होती है। यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इसमें आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ये जो होती है मंद होती है। ये यौगिक जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिक में विलेय होते हैं। अब एक प्रॉपर्टी चलन देखें तीसरे नंबर पर इसकी, अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वह बॉन्ड जो है कोवैलेंट भी पाया जाता है और आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट भी पाया जाता है। ये दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, और ये जो है एक आयनिक होने के कारण जो होते हैं ये इनकी क्रियाएं बहुत ही तीव्र होती है, और ये जल में विलेय होते हैं, तथा मतलब ध्रुवीय विलायक या जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। अब चौथी प्रॉपर्टी देखें, आइसोमर की बात करें तो ध्यान दें कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें बॉन्ड जो होता है दिशात्मक होता है, बंध जो है दिशात्मक डायरेक्शनल होता है, इसलिए डायरेक्शन चेंज होते ही दूसरा यौगिक बन जाता है। अतः ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमर की प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, आइसोमर बनाते हैं, जबकि ये जो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इसमें बंध दिशात्मक नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, किसी भी दिशा में देखेंगे समान रूप से यौगिक बनाता है, इसलिए ये समायवता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब चलें बार और देखें पहली प्रॉपर्टी डिग्रीशन क्या होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो कहेंगे कि वे कार्बन युक्त कंपाउंड्स जिसमें कार्बन की भूमिका मुख्य होती है, रोल मुख्य होता है, तो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और वे कार्बन युक्त यौगिक या कार्बन रहित कार्बन यौगिक जिसमें धातु और अधातु की भूमिका मुख्य होती है, तो उससे हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर कार्बन है लेकिन भूमिका अगर किसकी धातु या अधातु की है तो उसे हम इनऑर्गेनिक कहेंगे। जैसे दोनों में देखें इसमें कार्बन तो है लेकिन इसमें भूमिका धातुओं की होती है, इसलिए ये इनऑर्गेनिक है। दूसरा देखें संरचना की बात करें तो कहेंगे कि कार्बनिक यौगिक की संरचनाएं जो होती हैं जटिल होती हैं, बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है, इसलिए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, लो होते हैं, क्वथनांक और गलनांक निम्न होता है। इसमें आप देखें इसमें जो स्ट्रक्चर जो होता है या क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधा होता है या आयनिक बॉन्ड उसमें भी होते हैं, जिसके कारण जो होता है इसकी संरचनाएं सरल होती हैं तथा बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, उच्च होते हैं। थर्ड नंबर पर देखें यह कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधा होता है और उसके बाद यह जब कोवैलेंट बॉन्ड बंधा होता है उस यौगिकों की यानी कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, मंद अभिक्रिया होती है, जबकि मंद होती है और ये जल में क्या होते हैं अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक यौगिकों में ये क्या होते हैं विलेय होते हैं। इनऑर्गेनिक में आइए देखिए तो कहेंगे कि यह कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट दोनों बॉन्ड से बंधे होते हैं और इसलिए बॉन्ड से बंधे होते हैं। यह रिएक्शन आयनिक होने के कारण फास्ट होता है, तीव्र गति से क्रिया करते हैं और ये पोलर सॉल्वेंट में यानी ध्रुव विलेय इसमें देखेंगे ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं तथा कार्बनिक यौगिकों में अविलेय होते हैं। अब आइए देखिए बॉन्ड की डायरेक्शन की बात करें तो कहेंगे कार्बनिक यौगिकों में जो बॉन्ड होता है वो दिशात्मक होता है, डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है, इसलिए ये बॉन्ड जो होता है कहेंगे दिशात्मक होता है, डायरेक्शनल होता है, इसलिए ये जो है
समायोता प्रदर्शित करते हैं, आइसोमेरिक का गुण प्रदर्शित करते हैं। और इसमें कहेंगे कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बांड होता है इनडायरेक्शनल होता है, अदिशात्मक होता है, इसलिए ये समायोता का गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वर्गीकरण क्या होता है? तो देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भाग में बांटा गया है। पहला है ओपन चेन या एलिफैटिक। एक एक करके थोड़ा सा समझें यहाँ पर। ओपन चेन या इसी को नाम देते हैं एलिफैटिक बोलते हैं, एलिफैटिक। अब आप पाएंगे एलिफैटिक क्या होता है, ओपन चेन। तो वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन परमाणु जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं या शाखा युक्त श्रृंखला बनाते हैं, ब्रांच जो बनाते हैं, तो उससे हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। जैसे आप देखें यहाँ से ये CH3 है, CH2 है, CH3 है। अब आप पाएंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन परमाणु आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला या शाखा युक्त श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कि यौगिक और देखें CH3, यहाँ भी देखें CH3 और ये CH3। तो ये ओपन चेन बनाते हैं, ब्रांच बनाते हैं, लेकिन ओपन चेन खुली श्रृंखला युक्त यौगिक कहते हैं। और ये क्या होते हैं, एलिफैटिक भी इसको कहते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब आगे चलकर के इसी में हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तो ये था ओपन चेन कंपाउंड्स, यानी पहला क्लियर हो गया। ओपन चेन किसे कहते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं या शाखा युक्त श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो उससे हम कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफैटिक के कंपाउंड्स कहते हैं। अब आप हमें इसमें देखें क्लोज चेन क्या होता है। यहां से आप देखें दूसरा टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी बंद श्रृंखला युक्त यौगिक क्या होता है? बंद श्रृंखला युक्त यौगिक क्या होता है? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स क्या होता है? यहां पर आप देखेंगे क्लोज चेन में क्या होता है, यानी जैसे यहां से देखें CH, यहां भी क्या CH, यहां से देखें CH, ये भी CH और ये, और अल्टरनेट करके यहां से क्या है डबल बॉन्ड। तो ये देखें क्या किसे कहेंगे, क्लोज चेन कंपाउंड कहेंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये देखेंगे जैसे यहाँ CH2, यहाँ CH और यहाँ डबल बॉन्ड है CH, यहाँ भी क्या है CH डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जुड़ गया वो जुड़ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे, कहेंगे कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें परमाणु कार्बन या अन्य परमाणु आपस में मिलकर के एक बंद श्रृंखला रिंग का निर्माण करती हैं, बंद श्रृंखला का निर्माण करती हैं, तो उसे क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहेंगे? क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। एक बार और देखें, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें परमाणु आपस में मिलकर के, चाहे वो कार्बन हो या अन्य परमाणु सहायता से मिल करके एक क्लोज यानी रिंग बनाते हैं या एक बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो उससे हम कहते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स कहते हैं, बंद श्रृंखला यौगिक के कहते हैं। अब इसके बाद ये बंद श्रृंखला यौगिक देखें दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है, यहाँ से आप देखेंगे ये क्लोज्ड चेन जो होते हैं दो प्रकार के हो गए। एक होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है कौन सा, हेटेरोसाइक्लिक। यहाँ से आप देखें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक किसे कहते हैं? साइक्लिक यानी विषम चक्रीय इसका नाम देते हैं,
विषम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? विषम चक्रीय, नाम से ही कह रहा है विषम, यानी जो साइकिल बनेगी उसमें एक समान परमाणु नहीं होंगे, बल्कि कार्बन के अतिरिक्त सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं चक्र के निर्माण में, तो उसे हम कहते हैं विषम चक्रीय। जैसे अभी देखें पहला एग्जाम्पल यहाँ से CH, 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 यहाँ भी CH, ये भी CH और यहाँ N है, इस तरह से देखें, और अल्टरनेट करके हम इसमें बना देते हैं क्या? डबल बॉन्ड, और इसका नाम होता है इरिडीन बोलते हैं, इरिडीन बोलते हैं या पाइरिडीन बोलते हैं इसको, ये पाइरिडीन हो गया। दूसरा देखें, इसमें चक्र का निर्माण क्या है? कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी बन रहा है, यानी समान नहीं है, इसे हम कहेंगे विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, ये CH है, यहाँ भी CH है, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या? CH, और ये जुड़ गया है O से। जब ये O से जुड़ गया है, इसका नाम जो होता है फ्यूरान होता है। क्या बोलते हैं? फ्यूरान। अब इसके बाद यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये फ्यूरान हो गया। एक और देखें, होता है CH है, सिंगल बॉन्ड CH है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ भी डबल बॉन्ड क्या? CH, और यहाँ से जुड़ा होता है S। इसका देखें, यह होता है थायोडीन होता है, यहाँ से देखें थायोडीन होता है। तो ये था 3 ऐसे यौगिक हैं जिसमें चक्र के निर्माण के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की आवश्यकता कार्बन के साथ साथ पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। क्लियर? अब आप पढ़ेंगे होमोसाइक्लिक यौगिक किसे कहते हैं। होमोसाइक्लिक किसे कहते हैं? तो होमोसाइक्लिक का मतलब या कार्बोसाइक्लिक किसे कहते हैं? तो कहेंगे कि वे साइक्लिक कंपाउंड चक्रीय यौगिक जिसके निर्माण में केवल कार्बन परमाणु होते हैं, तो उसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, समचक्रीय या कार्बोचक्रीय कहते हैं। और ये जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब आप देखेंगे इसमें तो क्या होगा? एरोमेटिक किसको कहते हैं? एरोमेटिक, एरोमेटिक किसको कहते हैं? तो कहेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक या वे चक्रीय, समचक्रीय यौगिक, सम भी रहेगा, वे समचक्रीय यौगिक जिसमें, समचक्रीय यौगिक जिसमें चक्र के निर्माण में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, 6 कार्बन परमाणु जो होते हैं और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे एरोमेटिक के यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ से देखें, यह क्या हो जाएगा? CH, यहाँ भी CH, CH, ये भी CH, यहाँ भी CH, और उसके बाद यहाँ पर भी CH। अल्टरनेट करके हमने बना दिया क्या? डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया? C6H6 बेंजीन हो गया। कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन। ये क्या है? एरोमेटिक यौगिक है। अब इसी से भी उत्पन्न हम निकालते हैं। यहाँ से आप देखेंगे इस तरह से लिखते हैं, और इसको स्टार्ट में इस तरह से लिखा जाता है, और बीच में इस तरह से गोला भी बना सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं इसको CH3 से, ये हो जाता है टॉलुइन हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से आप देखें इसमें OH जोड़ देते हैं तो फिनाल हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? अगर NH2 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? एनिलीन हो जाता है। अर्थात एरोमेटिक यौगिक क्या होंगे? कहेंगे कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे इनकी एक विशेषता, एरो शब्द किससे बना हुआ? एरो शब्द जो होता है इसमें ये बना है कि इसकी विशेष गंध होती है, तो कहेंगे एकांतर क्रम में जो होते हैं, एक है कि जो साइक्लिक कंपाउंड, वे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं 6 कार्बन परमाणु एक एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं, तो उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक का बेंजीन, टॉलुइन, फिनाल और एनिलीन हो गया। दूसरा आता है क्या? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? यहाँ से आप देखेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिसाइक्लिक के कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? यहाँ से आप पाएंगे
आगे देखें कि कार्बोसाइक्लिक होते हैं, होमोसाइक्लिक होते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो होती है एलिफैटिक्स के समान होती है, तो उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अनिवे होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, जिसमें साइकिल का निर्माण कार्बन से होता है, लेकिन इसका गुण जो होता है वह एलिफैटिक यौगिकों से मिलता है, तो उसे हम कहते हैं क्या, एलिसाइक्लिक कहते हैं। जैसे यहाँ से देखें CH2, यहाँ भी CH2 ये जुड़ गया। अब इसके बाद इसका नाम है साइक्लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, प्रोपेन क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से देखेंगे यहाँ से क्या होता है CH2 इसको साइक्लोब्यूटेन कहते हैं। और यहाँ से आप देखें CH2 और यहाँ भी CH2 और CH2, ये 5 कार्बन हो गए, इसका नाम है साइक्लोपेंटेन। अनिवे कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक, जिसमें 2 कार्बन परमाणु, जो जिसमें साइक्लिक तो होते हैं लेकिन इसका गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोप्रोपेन कहते हैं, साइक्लोब्यूटेन कहेंगे, और एग्जांपल में साइक्लोपेंटेन। तो ये था आपका ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स का वर्गीकरण। ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हाइड्रोकार्बन नाम से ही लग रहा है कि जिसमें हाइड्रोजन हो और क्या कार्बन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है, तो उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से ही देखें, हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना होता है, तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब आप देखें इसके 2 प्रकार होते हैं। एक का नाम है संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे का नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये 2 हैं, दोनों में अंतर क्या होता है, एक को संतृप्त और दूसरे को क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। अब आप देखें, जैसे सपोज करें एक कार्बन है, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। जब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, अगर चारों वैलेंसी से कोई परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाता है, अगर कार्बन परमाणु के चारों संयोजकताओं से 4 अन्य परमाणु या परमाणु समूह जुड़ जाता है, तो कहते हैं इसकी वैलेंसी क्या हो गई, संतृप्त हो गई, पूर्ण हो गई, और ऐसे यौगिक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं पूर्ण होती हैं या संतृप्त होती हैं, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अभी आप देखें ये C है, यहाँ भी C है, इसकी भी तो वैलेंसी होगी 4, तो 4 में देखें यहाँ पर H हो गया, ये भी H हो गया, H हो गया, यहाँ से जुड़ गया। इसका मतलब यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी देखें 1 2 3 4, इसकी भी पूरा है, 1 2 3 4, इसकी भी पूरा है। इसका मतलब ये होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं संतृप्त होती हैं, पूर्ण होती हैं, सैचुरेटेड होती है, तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका एग्जांपल देखें क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल में हो जाएगा CH4 C2H6, ये जो होता है मीथेन और एथेन। अब आप देखें इन कंपाउंड्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, यहाँ से आप पाएंगे CnH2n +1 2 होता है, CnH2n +2 होता है। जैसे n बराबर 1 रखा गया तो यहाँ से CH4 मिल गया, 2 रखा गया C2H6 मिल गया, 3 रखेंगे तो C3H कितना, यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इस तरह से। और नाम रखने का क्या होता है, इसी को एल्केन भी कहते हैं, क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, एल्केन। और लास्ट में ए जुड़ा है, इस तरह से इसका नाम भी देखें, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये है एल्केन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही क्या कहते हैं, एल्केन। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, Cn, और ये क्या हो जाएगा 2n+2 होता है। और एक परिभाषा इसका देखें क्या होगा एल्केन का, तो कहेंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में बंधे होते हैं, तो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब आइए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, यहाँ से आप देखें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी आपने देखा जैसे कार्बन है, ये 2 है और इसकी 4 वैलेंसी होती है। 4 में क्या हुआ, यहाँ जुड़ गया, H जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, लेकिन ऊपर जो है 2 वैलेंसी खाली है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो वह दोनों वैलेंसी आपस में मिल जाती है और एक नए बॉन्ड का निर्माण करती है। अर्थात ये और ये दोनों मिलकर यहाँ से नए बॉन्ड बना देते हैं। इसका मतलब जहां भी डबल बॉन्ड आपको दिखेगा, या एक और एग्जांपल यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, ये है, इसके नीचे या C है, यहाँ भी C देखें, और इसमें आप पाएंगे यहाँ से A है, एक H यहाँ जोड़ दिया, एक H जोड़ दिया। अब 2 वैलेंसी ऊपर खाली है और 2 नीचे खाली है, इसका मतलब संतृप्त नहीं है, लेकिन ये यौगिक बनाना चाहते हैं, तो यह दोनों मिलकर के एक बॉन्ड ऊपर बना देते हैं, हट गया, और ये दोनों मिलकर के नीचे बना देते हैं, इसका मतलब हट गया ये। इसका मतलब अगर किसी हाइड्रोकार्बन में या तो डबल बॉन्ड दिया हुआ है या ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो समझ लीजिए उसकी वैलेंसी पूर्ण नहीं है, वो संतृप्त नहीं है, और ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं, ऐसे यौगिक को कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं पूर्ण नहीं होती हैं, असंतृप्त होती हैं, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें कार्बन परमाणु या तो डबल बॉन्ड यानी तो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप देखेंगे ये 2 प्रकार के हैं, एक का नाम है एल्कीन कहते हैं, क्या कहेंगे, एल्कीन, और दूसरे का क्या नाम है, एल्काइन बोलते हैं, क्या नाम है, एल्काइन। एल्कीन का मतलब जो डबल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं उसे हम एल्काइन कहते हैं, और इसका फार्मूला जो होता है CnH2n होता है, और इसका फार्मूला जो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं तो उसका इसका फार्मूला CnH2n-2 होता है। अब इसके बाद देखें, अगर n बराबर हम 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे, एक कंपाउंड प्राप्त हो जाता है C2H4। उसी तरह से 3 रखेंगे तो C3H कितना 6, यहाँ C4H कितना हो जाएगा 8। नाम क्या होगा, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। और 2 कार्बन क्या होते हैं, उनके बीच क्या पाया जाता है, ये डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये डबल बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। अब आइए एल्काइन में, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल। यहाँ से देखेंगे ये C के बीच जो होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस तरह से देखें, और इसका सामान्य सूत्र है, इसमें एग्जांपल पाएंगे क्या होता है, यहाँ से C2H2 हो गया, C3 और H कितना हो जाएगा 4, और C4H कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका नाम एथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन।